myself, Dr. Savita Rawat. I'm Associate Professor in DAV PG College, Dehradun. Today I am going to take class. It's paper Contemporary India and Education of B.Ed Semester 1, and the topic is Agencies of Education, Part 2. इससे पहले हम लोग अपने पहले लेसन में एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या है इसको डिस्कस कर चुके थे और फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के का अर्थ, उसके गुण, उसके दोष, इसके बारे में भी विचार कर चुके थे। आज हम दो जो और टाइप्स हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के, उनके विषय में पढ़ेंगे, शिक्षा के साधनों के विषय में पढ़ेंगे। मैं एक बार रिवाइज कर लेती हूँ कि हमारे डॉक्टर बीटी भाटिया ने जो है कहा है कि शिक्षा के साधनों का अर्थ, इन शब्दों में उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज ने शिक्षा के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया है और इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण या साधन कहा जाता है। Society has developed a number of specialized institutions to carry out functions of education. These institutions are known as agencies of education. शिक्षा के साधनों की जब हम बात करते हैं तो हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या जो हमारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हीं को हम शिक्षा के साधन या एजेंसी समझते हैं। लेकिन इसके अलावा और बहुत से ऐसे साधन हैं जो कि बालकों को या समाज को शिक्षा देने में अपनी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। आज हम उन दो तरह के साधनों के विषय में पढ़ेंगे। हमने शिक्षा के 3 साधनों की बात की थी, फॉर्मल एजुकेशन एजेंसीज या औपचारिक साधन जो हम पढ़ चुके हैं, और इनफॉर्मल एजेंसीज या अनौपचारिक साधन या नॉन फॉर्मल या निरौपचारिक साधन, ये हम आज पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल एजेंसीज, अनौपचारिक साधनों का अर्थ क्या है? कौन है ये साधन? ये संगठन शिक्षा प्रदान करने के लिए नहीं होते, फिर भी बालक की शिक्षा में भाग लेते हैं। जैसे हमारा धर्म है, परिवार है, ये संगठन शिक्षा देने के लिए नहीं है, किंतु फिर भी ये बालक की शिक्षा में सक्रिय रूप से कहीं ना कहीं शामिल होते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। रेडियो है, टेलीविजन है, मूवीज हैं, समाचार पत्र हैं, हमारे खेल का मैदान है, हमारा पीयर ग्रुप है, ये कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। इनके ना तो कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य होते हैं, ना कोई योजना होती है, और ना ही कोई निश्चित शिक्षण विधियां होती है। संडे को लोग चर्च जाते हैं, त्योहारों के दिन लोग मंदिर जाते हैं, या परिवार में आप हमेशा रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है इसका, या कोई ऐसी योजना नहीं है कि छात्र को इस दिन ये पढ़ाया जाएगा, ये किया जाएगा, और ना ही कोई ऐसे मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं कि छात्रों को शिक्षण कैसे दिया जाए। तो ये ऐसे साधन है जिनका ना कोई उद्देश्य है, ना योजना है, ना शिक्षण विधियां हैं, किंतु एक दूसरे के संपर्क से हम शिक्षा भी ग्रहण करते हैं और प्रभावित भी होते हैं। बहुत बड़ा प्रभाव हम पर पड़ता है। कुछ बच्चे अपनी माँ से प्रभावित होते हैं, कुछ फादर से प्रभावित होते हैं, कुछ बच्चे अपने घर में आने वाले कुछ लोगों को अपना आइडल बना लेते हैं, कुछ बच्चे धार्मिक उत्सवों में जाकर धर्म के उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अपने समुदाय में हम बहुत सी संस्थाओं या लोगों से या उनके कार्यों से प्रभावित होते हैं। रेडियो, टेलीविजन या चलचित्र में कुछ पात्रों से प्रभावित होते हैं, शिक्षा लेते हैं, सीख लेते हैं, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो ये जो इनफॉर्मल एजेंसीज हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देने का काम करती है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत हम इनसे सीखते रहते हैं। हम मूवी देखते हैं, हमेशा सीखते हैं उन मूवीज से। हम लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, हम रेडियो, टेलीविजन पर न्यूज सुनते हैं या कोई और प्रोग्राम देखते हैं, या धार्मिक समारोहों में शामिल होते हैं, पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, परिवार के रोज के क्रियाकलाप में शामिल होते हैं। तो ये सभी हमें किसी ना किसी रूप में जीवन पर्यंत सिखाते रहते हैं। और
इनडायरेक्टली, ये मैं कहते नहीं है कि आज का तुम्हारा लेसन ये है या ये तुम्हें आज बताया जाएगा या इस विधि से तुमको ये बताया जाएगा, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से ये हमें शिक्षा देने का कार्य करते हैं। अनौपचारिक साधनों के गुण, मेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल एजेंसीज, ये बालकों का स्वाभाविक और सर्वांगीण विकास करते हैं। हम किसी धार्मिक समारोह में जाते हैं या हम टीवी या कोई चलचित्र देखते हैं, बहुत से लोग उसे पसंद करते हैं, बहुत से लोग नहीं पसंद करते, कुछ लोग उससे प्रभावित होते हैं, कुछ नहीं करते। तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन माय चॉइस, कि मैं उससे कितना प्रभावित होता हूं, मैं क्या करता हूं। तो ये हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट में समाज को, धर्म को, हमारे आसपास के परिवेश को समझने में ये अनौपचारिक साधन हमें एक समझ हमारे अंदर पैदा करते हैं, वास्तविक जीवन की शिक्षा हमको देते हैं, जिससे कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में या सामाजिक जीवन में हम उसको समायोजन करने में सफल हो। तो हम यहाँ पर अपनी इच्छा से जाते हैं या जाते हैं तो अपनी इच्छा से ग्रहण करते हैं कि क्या मुझे ग्रहण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये कोई औपचारिक शिक्षा की तरह कंपलसरी नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है, ऐसा पर्यावरण नहीं है नियमित जो आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। बालकों को जीवन पर्यंत शिक्षा मिलती है, लेकिन इस शिक्षा का प्रभाव बहुत गहरा, स्थायी और व्यापक होता है। परिवार से जो हम संस्कार सीखते हैं, जो कार्य करने के तरीके सीखते हैं, जो हम आदर्श सीखते हैं, या अन्य जो संस्थाएं हमारे चारों तरफ है, वो हमारे ऊपर बहुत ही व्यापक, स्थायी और गहरा प्रभाव छोड़ती है। व्यवहार और आचरण की शिक्षा के लिए इनका विशेष महत्व है। जैसे धार्मिक समारोह हो, पारिवारिक समारोह हो, पारिवारिक क्रियाकलाप हो या पारिवारिक या सामाजिक आदर्शों को हम अपने आसपास पाते हैं, उनसे हम प्रभावित होते हैं, तो उसी प्रकार हम व्यवहार और आचरण की भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। बालक की वृद्धि और कल्पना शक्ति का विकास, हमारा एक करिकुलम है औपचारिक शिक्षा में, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा हमें एक खुला आकाश प्रदान करती है, हमें एक ओपन स्काई प्रदान करती है कि हम स्वयं के लिए स्वयं जो चीजों को चुने या कल्पना करें या उनमें वृद्धि करें, विकास करें। और व्यापक अनुभव में प्रदान करती है समाज के विषय में, हमारे चारों तरफ के परिवेश के विषय। अनौपचारिक साधनों के दोष या डिमेरिट्स की बात अगर हम करें, तो अनौपचारिक साधनों की से ही बालकों को शिक्षित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि औपचारिक शिक्षा बहुत आवश्यक है। बिना औपचारिक शिक्षा के समाज का जो जटिल कॉम्प्लेक्स जो ज्ञान है, जो विशाल भंडार है ज्ञान का, उसको देना संभव नहीं है। लेकिन अनौपचारिक साधनों से उस ज्ञान को छात्र को नहीं दिया जा सकता। इसकी शिक्षा की कोई योजना ही नहीं होती, ना ही शिक्षा की कोई प्रक्रिया होती है सुव्यवस्थित। इसलिए छात्र को जो ज्ञान मिलता है वो उसकी चॉइस के बेसिस पे मिलता है, कि वो उस ज्ञान को लेना चाहता है, वो उस ज्ञान को व्यवहारिकता में अपनी लाना चाहता है, उस संस्कार को अपने जीवन में शामिल करना चाहता है, उसको अपने आचरण में लेना चाहता है। लेकिन उच्च कोटि का ज्ञान छात्र को अनौपचारिक साधन या इनफॉर्मल एजेंसी से नहीं मिलता। और इनका जो सबसे बड़ा दोष है, कभी कभी बच्चे कुछ ऐसी इनफॉर्मल एजेंसीज को ज्वाइन कर लेते हैं या उनसे प्रभावित हो जाते हैं या उनमें जाना आना शुरू कर देते हैं, या क्योंकि चॉइस पर निर्भर है आप क्या लें क्या ना लें, तो यहाँ पर छात्रों में या बालकों में ऐसे गुण विकसित हो जाते हैं जो स्वयं उनके विकास के लिए और समाज के लिए उपयोगी या हितकर नहीं होते। तो औपचारिक साधन जहां हमारा सर्वांगीण विकास करते हैं, जो औपचारिक शिक्षा में कमी रह जाती है, उसको अनौपचारिक साधन पूरा करते हैं। किंतु ये हमेशा सारे अनौपचारिक साधन उपयोगी नहीं होते। अब बात आती है निरौपचारिक, नॉन फॉर्मल एजेंसीज। क्या है नॉन फॉर्मल एजेंसीज? नॉन फॉर्मल एजेंसीज विद्यार्थियों को कई क्षेत्र में नियंत्रित भी रखती है, कई क्षेत्र में अनियंत्रित रखती है। जैसा हमने औपचारिक में देखा, वहां पर कठोर नियंत्रण है, नियमित पर्यावरण छात्र के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और हमने जब अनौपचारिक में देखा तो वहां पर एक मुक्त आकाश है, छात्र के लिए चॉइस है कि वो उसको ग्रहण करना चाहे या ना करना चाहे। लेकिन निरौपचारिक साधन उन दोनों के बीच की एक कड़ी है, एक मध्य मार्ग है।
कई क्षेत्रों में विद्यार्थी को नियंत्रित भी रखता है और कई क्षेत्रों में अनियंत्रित भी रखता है। जैसे अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेस की बात करें तो पाठ्यक्रम निश्चित है, समय निश्चित है, किंतु समय को छात्र अपने उसके अनुसार पूरा कर सकता है। असाइनमेंट करने के लिए उसको 15 दिन का समय है, 1 महीने का समय है, उसको पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए 4 साल तक का समय दिया जाता है। अगर 2 साल का कोर्स है वो 4 साल तक उसको पूरा कर सकता है। इस प्रकार उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, अनियंत्रित भी है और कई क्षेत्रों में नियंत्रित भी है। इसलिए पाठ्यक्रम, परीक्षा, मूल्यांकन, समय, अवधि आदि निश्चित होता है। आप कॉरेस्पॉन्डेंस या दूरस्थ शिक्षा से या डिस्टेंस एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ये सारे इसी के औपचारिक शिक्षा के साधनों के प्रकार हैं। इनमें ये सारी चीजें निश्चित होती है, लेकिन आयु, स्थान और शिक्षण विधि पर कोई नियंत्रण नहीं होता। छात्र अपने अनुरूप शिक्षण विधि चुन सकता है। आयु फर्क हो सकती है, विद्यार्थी कोई आवश्यक नहीं कि एक ही एज ग्रुप के हों, जैसा कि औपचारिक शिक्षा में होता है। स्थान, आप दूरस्थ स्थानों पर बैठकर भी इस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। इस पर कोई नियंत्रण नॉन फॉर्मल एजेंसीज का नहीं होता। छात्र निश्चित होते हैं, लेकिन आयु सीमा पर कोई बंधन नहीं होता। एक 18 साल का लड़का भी इस कोर्स को कर रहा है और एक 28 साल का भी और एक 88 साल का भी। पाठ्यक्रम निश्चित होता है और लिखित पाठों के माध्यम से, आपने देखा होगा टेक्स्ट आपको प्रोवाइड किया कराया जाता है। आपको लिखित पाठ जो है अवेलेबल कराए जाते हैं, जिनमें बीच बीच में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं आपसे, ताकि ये चेक किया जा सके कि आप सीख रहे हैं या नहीं, या स्वयं को आप स्व मूल्यांकन कर सकें, स्वयं पढ़ सकें। इस तरह के माध्यम से शिक्षण किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई शिक्षक नहीं होता निरौपचारिक साधनों में। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। शिक्षक आपके लिए कोर्स डिजाइन कर रहा है, टेक्स्ट डिजाइन कर रहा है, आपकी परीक्षा ले रहा है, आपके लिए असाइनमेंट डिजाइन कर रहा है, लेकिन दोनों के बीच में कोई प्रत्यक्ष संबंध या डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, फेस टू फेस टीचिंग नहीं। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के मध्य जो है ये मार्ग है। जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि औपचारिक में आपका घोर नियंत्रण होता है, कठोर नियंत्रण, अनौपचारिक में बिल्कुल मुक्त होता है, लेकिन निरौपचारिक में दोनों का मध्य मार्ग अपनाया जाता है। कुछ मामलों में ये अनियंत्रित है और कुछ मामलों में ये नियंत्रित है। निरौपचारिक साधनों के गुणों की अगर हम बात करें तो औपचारिक शिक्षा या हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो छात्रों की भीड़ से भर गए। योग्य और कम योग्य और अयोग्य तीनों ही तरह के छात्र इंस्टीट्यूशंस में प्रवेश ले रहे हैं। जिनको मात्र डिग्री लेनी है वो निरौपचारिक साधनों के माध्यम से शिक्षा ले सकते हैं। जिनका पढ़ाई का समय निकल गया और वो अपनी एजुकेशन को जारी रखना चाहते हैं तो वो इनके माध्यम से जारी रख सकते हैं। तो औपचारिक जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज है, जो कॉलेज है, जो स्कूल है, उन पर जो जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, ओपन स्कूलिंग, ओपन यूनिवर्सिटीज उस बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव को कम करने का काम करते हैं। औपचारिक शिक्षा प्रवाह से अलग हुए वयस्कों के लिए अध्ययन का अवसर उपलब्ध कराती है। वो लोग जिनकी किसी भी कारणवश, परिस्थितिवश पढ़ाई छूट गई थी, अध्ययन के अवसर उनके हाथ से निकल गए थे, उनको नॉन फॉर्मल एजेंसीज पुनः जो है पढ़ाई के अवसर, अध्ययन के अवसर उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार छात्र केंद्रित है, सारा कंसंट्रेशन छात्र पर है और समय और स्थान का बंधन न होने के कारण छात्र को स्वतंत्रता है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार जो है पढ़ाई को कर ले या अध्ययन को पूर्ण करे, परीक्षा दे। शिक्षा संस्थान के तनावपूर्ण वातावरण से दूर है। आप अगर औपचारिक संस्थान में कोई प्रवेश लेते हैं तो पहले तो ह्यूमिलेट होते हैं अपनी एज के कारण कि आप समय नहीं दे पा रहे हैं उसके कारण, लेकिन निरौपचारिक जो शिक्षा के साधन है वो व्यक्ति को तनाव से दूर रखते हैं, उसे काफी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, काफी लचीलापन उनके कोर्सेज उसमें है, शेड्यूल में है, जिससे कि तनावपूर्ण वातावरण से दूर रहकर अध्ययन को पूर्ण किया जा सकता है। पाठ्यक्रम निश्चित है जिससे छात्र अपने उद्देश्यों के प्रति जागरूक रहते हैं। एक शेड्यूल आपको दे दिया जाता है, भले ही वो फ्लेक्सिबल होता है। अगर आप इस 6 महीने में एग्जाम नहीं दे सकते तो आप अगले बार दे दें। अगर आप इस 6 महीने में जो एग्जाम देने आप 2 ही पेपर देना चाहते हैं 4 में से, तो 2 ही आप दे सकते हैं। तो इस तरह छात्र को तनाव कम करने की कोशिश की जाती है
और पाठ्यक्रम निश्चित होता है पहले से ही सब कुछ, तो छात्र अपने उद्देश्यों के प्रति जागरूक होते हैं कि उनको कौन से नियंत्रण उनके पर हैं और कौन से नहीं है, कैसे वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होंगे, ये पहले ही सुनिश्चित होता है। ढांचा निश्चित, आपने देखा होगा ओपन एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो स्कूल है ओपन स्कूल NIOS, या आपके ओपन यूनिवर्सिटीज है, या आपके और ओपन लर्निंग रिसोर्सेज हैं, तो ये सभी इनका ढांचा निश्चित होता है, पहले ही ये दिया होता है कि कितने समय अवधि का कोर्स है, कितने पाठ्यक्रम आपको पूरा करना पड़ेगा, कितने घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, कितने घंटे का आपको कार्य करना पड़ेगा, कितने क्रेडिट आपको मिलेगा, स्कोर करने होंगे, ये सब पहले ही एक ढांचा निश्चित होता है। सचेष्ट व्यवस्था, एक कहना चाहिए कॉन्शियस अरेंजमेंट है, जहां पर समय समय पर आपको क्या किया जाता है, याद कराया जाता है, सेंसिटाइज कराया जाता है, आपको ये ध्यान दिलाया जाता है कि आपका ये कोर्स अब ये होने वाला है, आप इसके बाद ये नहीं कर पाएंगे, ये आपके लिए अंतिम अवसर है, ये आप जो है नेक्स्ट उसमें भी कर सकते हैं। इस तरह आपको बार बार कोशिश की जाती है कि आप जो है व्यवस्था के अंतर्गत जो है कार्य को पूर्ण कर लें। और सबसे बड़ी बात क्या है, शिक्षा प्राप्त करने में कम व्यय। आप देखेंगे वैसे कोर्सेज बहुत महंगे हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन कोर्सेज की बात करते हैं या डिस्टेंस मोड पर जो है पढ़ने की बात करते हैं, तो कोर्सेज काफी मितव्ययी हैं और काफी कम खर्चे में हम इन कोर्सेज को कर पाते हैं, जबकि इनकी मान्यता बराबर होती है। निरौपचारिक साधनों के दोष, डिमेरिट्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजेंसीज। पहला डिमेरिट तो यही है कि छात्र और विद्यार्थियों के मध्य प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं था, फेस टू फेस वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते, उनके बीच में टेक्स्ट होता है, शिक्षक के द्वारा बनाया गया टेक्स्ट या कंटेंट या मटेरियल होता है, लेकिन शिक्षक से डायरेक्ट उनका कोई संवाद नहीं होता। परस्पर इंटरैक्शन का अभाव, अंतःक्रिया का अभाव, क्योंकि फेस टू फेस नहीं है इसलिए इंटरैक्शन भी नहीं है। हो सकता है आपको कोई प्रश्न के उत्तर के लिए होता है कि आप प्रश्न डाल दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा, लेकिन वो इतनी दिन बाद आता है उत्तर, तब तक हमारा जो एक कहना चाहिए एंथुजियाज्म है वो खत्म हो जाता है, तब तक उस उत्तर को पाने की अभिलाषा खत्म हो जाती है। व्यक्तिगत अध्ययन के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं, इसलिए व्यक्तियों में समूह भावना का विकास नहीं होता, क्योंकि कोई कहीं बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, कोई बंबई बैठा है, कोई कलकत्ता बैठा है, कोई देहरादून बैठा है, जगह जगह बैठकर सब अपने अपने काम कर रहे हैं, फेस टू प्रत्यक्ष कोई संबंध है नहीं, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है, व्यक्तिगत रूप से आप अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए समूह भावना का विकास, एक टीम या कोलैबोरेटिव फीलिंग जो है वो इसके द्वारा नहीं लाई जा सकती। शिक्षार्थियों की समस्याओं का और उसकी जिज्ञासाओं का या शंकाओं का, उनके जो भी डाउट्स हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको तुरंत उनका निराकरण नहीं हो पाता। जैसे आप पढ़ते पढ़ते अटक गए, आपको कहीं पर कोई पूछना चाहते हैं, लेकिन आपके पास शिक्षक नहीं है, आपको वापस कंटेंट में जाना होगा, टेक्स्ट में बैक जाना होगा पढ़ने के लिए कि मैं कहाँ गलत हूँ, लेकिन स्वयं आपको बताने के लिए कोई भी शिक्षक या मेंटोर वहां पर उपस्थित नहीं है। कभी कभी ये होता है इनमें कि असाइनमेंट के माध्यम से ज्यादातर काम कराए जाते हैं, आपको टेक्स्ट पढ़ने को दिया जाता है और उसके बेसिस पर आपको असाइनमेंट लिखने होते हैं, उन्हीं से असेस कर लिया जाता है कि आपने कोर्स को पढ़ लिया है। तो अगर हमें कभी कभी असाइनमेंट हमारे पास समय से नहीं पहुंचते, लेट पहुंचते हैं, उनको जमा करने का समय बहुत कम है, उन्हें काम करने का समय बहुत कम है, ऐसी स्थिति में अध्ययन कार्य में बाधा आती है, क्वालिटी पर भी फर्क पड़ता है हमारे काम की, दत्त कार्य की, असाइनमेंट की, हम उसको उतना अच्छे से नहीं कर पाते। तो निरौपचारिक साधन जहां एक तरफ हमारी औपचारिक जनसंख्या के दबाव को कम कर रहे हैं, औपचारिक संस्थानों में हमें एक अवसर उपलब्ध करा रहे हैं कि हमारी शिक्षा का समय बीत जाने के बाद भी अगर हम एजुकेशन लेना चाहें, कुछ कोर्सेज, कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्सेज करना चाहें, तो सबके लिए हमें अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए हमें अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। किंतु इसके कुछ दोष हैं जिनके कारण कि ये उतने सफल नहीं होते जितने की औपचारिक साधन। किंतु ये औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के मध्य एक कड़ी है, जिसमें कि कुछ नियंत्रण और कुछ अनियंत्रण के साथ शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है।
कल हमने फॉर्मल एजेंसीज के एग्जाम्पल्स देखे थे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह। इनफॉर्मल एजेंसीज हमारी हैं, फैमिली है, परिवार, धर्म, रिलीजन, पीयर ग्रुप, हमारा जो समूह है, हमारे समकक्ष जो छात्र छात्राओं का जो हमारा समूह है, थिएटर, कम्युनिटी, समुदाय, हमारा राज्य, हमारा प्लेग्राउंड, खेल का मैदान, सिनेमा, चलचित्र, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, मैगजीन, रेडियो, टीवी आदि, ये सभी जो है इनफॉर्मल एजेंट्स हैं। और अगर हम नॉन फॉर्मल एजेंसीज की बात करें तो डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटीज, ओपन स्कूल, ऑनलाइन कोर्सेस, कल्चरल एंड आर्टिस्टिक प्रोग्राम्स या हॉबी क्लासेस, लेजर टाइम एक्टिविटीज, ये सारे नॉन फॉर्मल एजेंसीज का काम करते हैं, हमें एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, लॉन्ग लाइफ हमें सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। थैंक यू वेरी मच।